नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों को एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। सीएम धामी ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी का जर्मनी दौरा। फ्रैंकफर्ट स्थित थोक फल एवं सब्जी बाजार का किया भ्रमण। व्यापारियों के साथ उत्पादों के आयात एवं निर्यात पर की चर्चा। उत्तराखंड में वीआईपी मूवमेंट। 7 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू और दीपावली के समीप पीएम मोदी का संभावित दौरा। डीजीपी ने कहा वीआईपी मूवमेंट को सफलतापूर्वक करवाएं। देहरादून पुलिस लाइन में उपवा दिवाली मेले का समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। नीट और जेईई के उत्कृष्ट बच्चों को किया गया सम्मानित। उत्तरकाशी में खबर का असर। चामकोट गांव में 12 साल से सड़क निर्माण को लेकर जन टीवी ने चलाई थी प्रमुखता से खबर। जिलाधिकारी ने तुरंत रोड बनाने के दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का मंगलवार को दूसरा दिन है। पीएम ने आज सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ही राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर आज सुबह कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, राहुल खड़गे, गहलोत सहित कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। विकासशील देशों में थोक फल सब्जी बाजार की कार्यप्रणाली के वास्तविक अनुभवों के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री एवं कोसाम के अध्यक्ष गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान सोमवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित थोक फल एवं सब्जी बाजार का भ्रमण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा फ्रैंकफर्ट मंडी के एमडी मूलर सेमोन और अन्य अधिकारियों को पहाड़ी टोपी पहनाई गई। मंत्री गणेश जोशी द्वारा मंडी की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेस्टेज को कैसे डिस्पोज किया जाता है उसकी प्रक्रिया तथा रिसाइकलिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने वहां के व्यापारियों के साथ भारत और जर्मनी के मध्य उत्पादों के आयात एवं निर्यात के संबंध में सार्थक चर्चा की। फ्रैंकफर्ट में थोक फल एवं सब्जी बाजार भ्रमण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने फ्रैंकफर्ट के स्थानीय फल सब्जियों के व्यापारियों से उनके उत्पादों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सफल दौरे के बाद उत्तराखंड पुलिस के सामने दो बड़े वीवीआईपी मूवमेंट की चुनौती है। अगले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। 7 नवंबर को अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगी, जबकि 8 नवंबर को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 9 नवंबर को पहली बार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जबकि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संभावित उत्तराखंड दौरा है। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार का कहना है कि हाल ही में 3 बड़े इवेंट हुए हैं जिन्हें पुलिस ने सफलतापूर्वक करवाया है, जबकि पुलिस की नजर अब आने वाले 2 महत्वपूर्ण इवेंट पर है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आना है।
देखिए, ऑलरेडी आपको पता है 3 दौरे तो हो चुके हैं और तीनों हमने आप सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। एक सबसे बड़ा दौरा बाकी है, आपको पता ही है, माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो सर, इस पर राज्य दिवस का कुछ विशेष देखने को मिलेगा रहती परेड में? कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल हो जो हम कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को पतनगर आएंगी। वो यहां गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इधर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ पंतनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने एयरपोर्ट निदेशक को एयरपोर्ट में पानी, शौचालय, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महामहिम जी के जो कार्यक्रम हैं वो आ चुके हैं जिले में, और सारे जो हमारे विभाग हैं उनको काम करना है, सड़क सफाई, व्हीकल पार्किंग हो, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, उसके लिए कप्तान साहब भी साथ में हैं, पूरी टीम है। तो हम लोग आज देख करके, और काम तो शुरू हो गया है हल्के ढंग से, लेकिन ये तय किया गया है कि 3 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे कि कहीं पर अगर रोड में कहीं कटिंग करनी है, कहीं कुछ करना है, तो वो चीज़ें सब देख ली जा रही हैं। और कहाँ सिक्योरिटी रहेगी, कहाँ पर VIPs रहेंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में भव्य समापन किया गया। समापन समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए पुलिस परिजनों के कल्याणार्थ उपवा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के करकमलों से उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग की गई तथा नीट JEE में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। उपवा पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस साल का जो मेला है बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया है। आज नृत्य, कला, सांस्कृतिक शाम का जो उन्होंने समय बांधा वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो वुमेन एम्पावरमेंट उपवा ने अपने पुलिस परिवार को दिया है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। 3500 महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। उसमें से 22 ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर महीने 40-50 हज़ार अपने सशक्त में जोड़ लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट में जोड़ लिया है। देहरादून में 3 से 5 नवंबर तक पहला फ्राई लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा। यह देश का इकलौता व पहला ऐसा साहित्य समारोह है जो केवल अपराध से संबंधित किताबों और फिल्मों पर आधारित है। समारोह में जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता, कलाकार और पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिक इस बात को जान सके कि अपराध होने के पीछे कौन लोग हैं, अपराधियों की मानसिक स्थिति क्या होती है, वह यह जान सकें कि अपराध से निपटने के लिए क्या रणनीति कारगर हो सकती है। अपराध साहित्य को पढ़ने से अपराध से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। साहित्यकार जब अपनी जानकारियों को साझा करेंगे और पुलिस अधिकारी बताएंगे कि किस तरह जटिल और सनसनीखेज अपराधी की विवेचना की गई, तो इसका लाभ समाज को होगा। लोग क्राइम लिटरेचर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये आत्म सुरक्षा के जो विभिन्न तरीके हैं उस पर समय समय पर जिक्र भी होगा, कुछ बातें सामने आएंगी, कुछ प्रकाश पड़ेगा इन चीज़ों पर, लेकिन इस पूरे डिस्कशन का, जो इस पूरे प्रयास का केंद्र बिंदु वो नहीं है। केवल एक आम जानकारी लोगों में डालना है, और आम जानकारी से ही आप जानते ही हैं, नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है। तो जब हम ज्ञान रखेंगे
तो हम शक्ति के साथ उस परेशानी का सामना कर सकेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आइडिया है ये जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है और इसमें इस पर चर्चा होगी, क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इसको पुलिस रोकती है और कहाँ कमियां रह जाती हैं। लोगों के साथ, आम जनता के साथ, ऑथर्स के साथ, चिंतकों के साथ डिस्कशन होगा तो कुछ न कुछ नए आइडियाज निकल करके आएंगे और जनता में जागरूक। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुतले फूंकने के कार्यक्रम से पहले पुलिस द्वारा पिक्चर पैलेस चौक को छावनी में तब्दील कर दिया और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला लेकर चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, पुलिस द्वारा प्रदेश सरकार के पुतलों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा कि एकमात्र पुतला दहन के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स 50 पुलिस वाले सड़क के ऊपर खड़े हैं और जो गलत काम जिसके ऊपर की हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का जो है सीबीआई जांच के लिए कहा है, उसके ऊपर अगर पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये दोषी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि ये भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है। आज आपने उसका प्रमाण देख लिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लगा लेते हुए सीबीआई जांच उस पर बैठा दी है। हमारा अन्य विभागों में भी जो घोटाले हो रहे हैं उन पर भी हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी सीबीआई जांच बैठाई। सन टीवी द्वारा चामकोट गांव में पिछले 12 सालों से अटका पड़ा सड़क निर्माण के कार्य की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद खबर का असर देखने को मिला है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए तुरंत रोड खोलने के आदेश दिए हैं। दरअसल चामकोट गांव की सड़क 2012 की आपदा में बह गई थी और जनपद मुख्यालय के नजदीक होने के बावजूद इस गांव के लोग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे और ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न करने का ऐलान भी किया था। इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला। जो सड़क हमने जो काफ़ी टाइम से पूरे गांव वालों की मांग है और मैं इस बार यहाँ गांव का प्रधान हूँ और मैं समस्या जानता हूँ कि जब मेरे पास कई पीड़ित लोग आते हैं, कोई जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, पर सबसे पहले प्रधान के पास आते हैं और प्रधान को जब वो अपनी गाथा सुनाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसके लिए जो है मैंने कई बार जो है माननीय विधायक जी को भी इस रोड के संबंध में यहाँ पर अवगत कराया है। और जी, ये 2012-13 की आपदा में इसका एक भाग सड़क का क्षतिग्रस्त हुआ था। पश्चात वहाँ पे एक वर्तमान स्थिति में भी कुछ मार्ग को लेकर समस्या बनी हुई है और इस पे कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को भी प्रेषित किया गया है आपदा न्यूनीकरण में और इसके अतिरिक्त उनके स्तर से इसमें अभी भी कार्रवाई की जा रही है। हमारा आपदा न्यूनीकरण में गया है तो उसमें कुछ आपत्ति है, उनका भी निराकरण कर रहे हैं। और एक अभी ग्रामवासी बोल रहे हैं चामकोट से दिलसोड़ तक के लिए बोल रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट हम जो उसमें, क्योंकि वो काफी बड़ा एस्टिमेट है, उसमें 8 करोड़ के लगभग है, तो बीच का जो पोर्शन है उसी का अलग से बनाकर भेज रहे हैं उसको भी, तो 3-4 दिन में उसको भेज देंगे। करवा चौथ के नजदीक आते ही उत्तर और मध्य भारत के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है। ज्यादातर बाजार त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से भरे हुए हैं। करवा चौथ पर चंडीगढ़ में सजी धजी महिलाओं को चूड़ियां बहुत भाती है, लिहाजा बाजार में कई तरह की चूड़ियां अब मौजूद हैं। करवा चौथ के नजदीक आते ही उत्तर और मध्य भारत के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है। ज्यादातर बाजार त्योहार में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से भरे हुए हैं।
करवा चौथ पर सजी धजी महिलाओं को चूड़ियां बहुत भाती हैं, लिहाजा बाजार में कई तरह की चूड़ियां मौजूद हैं। Bangles, एक तो ट्रेडिशनली बैंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फेस्टिवल. सो मी एंड माई मदर इन लॉ हमेशा साथ में जाते हैं कब. सो हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम कांच की बैंगल्स ही पहनते हैं, ग्लास बैंगल्स. सो दे आर वेरी ऑस्पिशियस. तो आई एम लुकिंग फॉर मैचिंग कलर्स, समथिंग न्यू इन ट्रेंड. मोर ओवर दिस टाइम इट्स मोर पेस्टल्स एंड सिल्वर. सो उस तरह का कुछ लेंगे. चंडीगढ़ में बिट्टू बैंगल्स हर तरह की चूड़ियों के लिए जानी पहचानी दुकान है। इस दुकान के मालिक ट्रेंड में चल रही चूड़ियों पर साल भर नजर रखते हैं। करवा चौथ पर बेहतरीन साड़ियों के साथ मैचिंग करती नई चूड़ियों की खूब डिमांड होती है। हमारा पहले मकसद होता है कि जो ड्रेसेस मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो सूरत से नया डिजाइन बनता है, हम उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं भी किस चीज का, कौन से कलर का ट्रेंड है, कैसा वर्क उसके ऊपर आ रहा है, सिल्वर है, गोल्डन है, रोज है, ब्लैक है। तो सभी चीजों की हम बारीकी से एक बार पूरा स्टडी करके उसके बाद हम अपनी डिजाइनिंग अपनी बनवाते हैं, उसको मैच करने का, क्योंकि मिक्स एंड मैच क्रिएटिविटी ही हमारा पहला मकसद होता है। कांच की चूड़ियों को करवा चौथ पर शुभ माना जाता है, इसलिए बाजार में उनकी खूब मांग रहती है। सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ करवा चौथ के अकॉर्डिंगली, थोड़ी ब्राइट और थोड़ी वो, फिर उसके साथ मिक्स एंड मैच। जैसे कांच का थोड़ा वो फंक्शन पे वो इसको शुभ मानते हैं हमारे जो पुराने बड़े लोग हैं, तो वो कहते हैं कांच की चूड़ी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी कांच की, थोड़ी मेटल की, ऐसे मिक्स मैच करके जो भी अच्छा वो बनता है तो उसको मैं वो बना के सेट फिर वो वेयर करते हैं। करवा चौथ से पहले विवाहित महिलाएं व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों की जमकर खरीदारी कर रही हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सुबोध उनियाल उपस्थित रहे, जबकि सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल और गणेश जोशी वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट बैठक में जुड़े। बैठक शुरू होने से ठीक पहले बैठक में उपस्थित सभी मंत्री और अधिकारियों ने मंगलोर विधानसभा सीट से बसपा के विधायक दिवंगत शरवत करीम अंसारी के निधन पर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शुरू हुई कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। लेखाकार और सहायक लेखाकार के 350 पदों में सहायक लेखाकार के पदों को बढ़ाया गया, 70 से 110 उन्हें किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन बनाने का फैसला हुआ। पर्यटन नीति 2023 में संशोधन हुआ। गन्ना विकास की पुरानी नीति यथावत रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्वीकृत की। राज्य सरकार की ओर से मत्स्य पालकों को मदद मिलेगी। ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में अनुदान की योजना जो 2014 में बंद हुई थी, जिसे बढ़ावा देने पर प्राइवेट लगाने पर 50% का अनुदान मिलेगा। वहीं कमर्शियल्स लगाने पर 30% का अनुदान रहेगा। साथ ही आउटसोर्स के माध्यम से योगा ट्रेनर्स लगाए जाएंगे। 123 योगा ट्रेनर्स को नियुक्ति मिलेगी। गुप्तकाशी में को नगर पंचायत बनाने का निर्णय भी हुआ। अगला मुद्दा जो था, हमारी वन पंचायतें को में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं यूज़ हो पा रहा था। और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए जितनी जड़ी बूटी, ये आपका जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए नगर जो वन पंचायत में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन अनटैप्ड पोटेंशियल था। तो अब सभी विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद आज माननीय कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है कि 11 जिलों में जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें 12,000 करीब वन पंचायतें हैं, 1600 करीब जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इसमें सभी में जड़ी बूटी संग्रहण, पर्यटन और समुदाय आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने की योजना स्वीकृत की गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।